नमस्कार मित्रों, मैं हूं सीए हरीश एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कुछ लोन्स जिसके ऊपर आपको इनकम टैक्स का बेनिफिट मिल सकता है। तो वो कौन सी लोन है जहां पे आपको इनकम टैक्स में डिडक्शन मिलता है, वो सारी लोन और उसकी क्या एलिजिबिलिटी है, कितना डिडक्शन मिल सकता है, वो पूरा आपको मैं ये वीडियो में बताऊँगा। और लास्ट में आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़, जो टैक्स में डिडक्शन मिलने से आपका इंटरेस्ट या आपके जो लोन का खर्चा है उसमें आपको क्या फ़ायदा हो सकता है, और कौन सी लोन पे कर देनी चाहिए या कौन सी लोन को अर्ली पेमेंट नहीं करना चाहिए, वो भी उसके रिगार्डिंग में आपको आगे मैं लास्ट में एंड में बताऊंगा। तो ये वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिए, आपको कुछ न कुछ जानने को कुछ जानने को आपको ज़रूर मिलेगा। तो यहाँ पे काफ़ी सारी लोन है, उसमें फर्स्ट लोन है लोन टेकन टू बाय इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। अभी ये रिसेंटली गवर्नमेंट ने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का सेल या उनका यूसेज बढ़ाने के लिए ये अच्छा स्कीम लेके आया है, क्योंकि नॉर्मली कार लोन पे कोई भी इनकम टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलता है, मगर आज की डेट में अगर आप इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल परचेस करते हो तो उसमें डिडक्शन मिलता है। और इंटरेस्ट पोर्शन जो रिपे करोगे आपका इंटरेस्ट पोर्शन आपका डिडक्टिबल होगा, और अप टू 1,50,000 पर फाइनेंशियल ईयर आप क्लेम कर पाओगे। और डिडक्शन अवेलेबल ओनली टू इंडिविजुअल्स टैक्स पेयर्स है, उनको ही है। अदर देन इंडिविजुअल जो टैक्स पेयर होते हैं, जैसे पार्टनरशिप फॉर्म हो गई या कोई कंपनी या LLP, उनको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। और आप इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो परचेस करोगे, आइदर कार या टू व्हीलर जो भी परचेज करोगे, वो बिजनेस पर्पस के या अपना पर्सनल यूज़ दोनों के लिए यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लोन टेकन जो होगा उनका पीरियड है बिटवीन 1 अप्रैल 19 टू 31 मार्च 23 तक। मतलब ये फाइनेंशियल अभी ये 20 टू 23 जो चल रहा है, उसमें अभी भी आपको चांस है, आपको लोन लेके आप जितने बार रिपे करोगे तो रिपे पेमेंट पे आपको मैक्सिमम 1,50,000 पर ईयर आपको स्ट्रेट वे डिडक्शन मिलेगा। तो ये काफ़ी सारा हेल्पफुल हो सकता है आपके लिए। एंड द एग्जाम्पशन इज अवेलेबल वंस ईच पर्सन को एक ही बार लाइफ में एक ही बार आपको ये डिडक्शन मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल परचेस करने के ऊपर। तो ये बहुत ही अच्छा स्कीम है जिसका आप यूज़ कर सकते हैं टू बाय इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। देन नेक्स्ट इज बिजनेस लोन। आज के डेट में काफ़ी सारे बिजनेस लोन फॉर टर्म लोन बोलो या फिर ओवरड्राफ्ट है, CC है, जो भी बिजनेस लोन लेंगे आप, तो उसका जो भी इंटरेस्ट पे करोगे तो इंटरेस्ट स्ट्रेट वे आपको एज ए बिजनेस एक्सपेंडिचर अगर आप क्लेम कर पाओगे, और उससे आपका प्रॉफिट रिड्यूस होगा और आपको टैक्स में सेविंग होगा। देन इंटरेस्ट पेड इज एलिजिबल डिडक्शन बिजनेस एक्सपेंडिचर के तौर पे मिलता है। एंड इंटरेस्ट को आप बिजनेस एक्सपेंडिचर दिखा के आपको उसका पर्पस जो यूज़ है वो मैंडेटरीली फॉर दैट बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ करना पड़ेगा। तो ये सारी की सारी जितनी भी बिजनेस लोन होती है, उसका जो इंटरेस्ट का खर्चा है उसको खर्चा मान के आपका अपना टैक्स रिड्यूस कर सकते हो या टैक्स सेव कर सकते हो। ये एक टैक्स प्लानिंग के तौर पे आप अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हो। देन नेक्स्ट इज एजुकेशन लोन। एजुकेशन लोन भी आप अपने खुद के लिए या स्पाउस या चिल्ड्रन या आपके जो डिपेंडेंट चिल्ड्रन है आपका कोई जिसका आप गार्डियन हो, तो उसके लिए भी परचेस कर सकते हो। और एजुकेशन लोन का कोई भी लिमिट नहीं है। जैसे कार लोन में जैसे 1,50,000 का लिमिट है, यहाँ पे एजुकेशन लोन में कोई भी लिमिट नहीं है। जितना भी इंटरेस्ट पे करो वो पूरा का पूरा इंटरेस्ट यहाँ पे आपको टैक्स डिडक्शन मतलब एज ए एक्सपेंडिचर के तौर पे ही टैक्स डिडक्शन में आपको डायरेक्टली स्ट्रेट वे रिड्यूस हो जाएगा, ताकि आपकी जो ग्रॉस टोटल इनकम होती है वो ही डायरेक्टली जितना भी आप एजुकेशन लोन पे जो इंटरेस्ट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर पे किया होगा वो पूरा का पूरा आपको रिड्यूस हो जाएगा। और इसमें एक कंडीशन है, सिर्फ जो क्लेम कर पाओगे वो 8 ईयर्स के लिए, स्टार्टिंग जब रिपेमेंट स्टार्ट करोगे तब से लेके 8 ईयर्स तक ही आप उसका डिडक्शन क्लेम कर पाओगे। और एजुकेशन लोन चाहे आपने इंडिया में आपके जो चिल्ड्रन है या स्पाउस है या खुद के लिए विद इन इंडिया या एजुकेशन लेना है या आउटसाइड इंडिया भी एजुकेशन लेना है, दोनों के लिए वो कम्प्लीटली एलिजिबल है, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। और एजुकेशन लोन जो लेना है वो हायर एजुकेशन मतलब आफ्टर 12th जो बोलते हैं उसके लिए लेना पड़ेगा। तो आपको हायर एजुकेशन के लिए ये बहुत ही अच्छा
टैक्स सेविंग या टैक्स प्लानिंग का ऑप्शन है, तो वो भी करके आप अपना टैक्स कम कर सकते हो। तो ये एक बैंक लोन है, वो भी काफ़ी आपको हेल्पफुल हो सकती है टू रिड्यूस योर टैक्स लायबिलिटी। देन नेक्स्ट इज होम लोन। होम लोन का डिडक्शन आज की डेट में जो इंटरेस्ट पोर्शन है वो मैक्सिमम अप टू 2 लाख, अगर आप इंटरेस्ट ज़्यादा पे कर रहे हो तो ज़्यादा नहीं मिलेगा, मगर 2 लाख से कम पे कर रहे हो तो पूरा का पूरा आपका होम लोन का इंटरेस्ट है वो डिडक्शन में आपको मिल पाएगा। तो ये भी काफ़ी अच्छा है। और जो प्रिंसिपल पोर्शन जो है ईएमआई का जो प्रिंसिपल पोर्शन, वो आपको बेनिफिट मिलता है अंडर सेक्शन 80C, जो 1,50,000 हमको इन्वेस्ट करना होता है। अगर आप कोई भी रीज़न से आपकी वो इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो, तो ये लोन का जो रिपेमेंट का जो प्रिंसिपल पोर्शन है वो वहाँ पे 80C में क्लेम कर सकते हो, और वो भी आपको बेनिफिट वहाँ पे भी 80C के तौर पे भी मिल सकता है। एंड लेट आउट प्रॉपर्टी जो है सेल्फ ऑक्यूपाइड में 2 लाख है, और लेट आउट प्रॉपर्टी में कोई लिमिट नहीं है, मगर ओवरऑल लॉस है वो तो 2 लाख से आप पर ईयर 2 लाख से ज़्यादा नहीं कर पाओगे। अगर आपको एक्सेस इंटरेस्ट पे करते हो तो उसको आप कैरी फॉरवर्ड एज ए हाउसिंग लोन, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस करके आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो फॉर मैक्सिमम 8 ईयर्स के लिए। आप करके उसको कैरी फॉरवर्ड करके आप फ्यूचर ईयर की अगर आपका वो लोन ख़त्म हो जाता है या लोन कंप्लीट हो जाता है, तो उस टाइम पे आप अपना जो वो वाला जो कैरी फॉरवर्ड वाला इंटरेस्ट है वो आप क्लेम कर पाओगे। एंड प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट जो होता है उसकी भी 5 ईयर्स की जो 5 इंस्टॉलमेंट में वो भी आपको अलाउबल है, मगर उस केस में भी आपका मैक्सिमम जो इंटरेस्ट है वो तो 2 लाख से ज़्यादा डिडक्शन नहीं मिलता है। तो ये होम लोन का भी काफ़ी अच्छा बेनिफिट है, क्योंकि प्रिंसिपल पोर्शन आपको 80C में बेनिफिट देता है, और इंटरेस्ट पोर्शन है वो अलग से डिडक्शन आपको अंडर सेक्शन 24B जो हाउसिंग प्रॉपर्टी का जो लॉस बोलते हैं उसमें आपको बेनिफिट है। तो ये भी काफ़ी हेल्पफुल है। हाउसिंग लोन भी आपके लिए टैक्स सेविंग प्लानिंग के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। देन हाउसिंग लोन में भी एक एडिशनल अभी सेक्शन लेके आया है 80EE और 80EE। 80EE जो है उसके तहत आपको 50,000 का डिडक्शन मिल सकता है, मगर आपकी जो लोन अमाउंट है वो 35 लाख से 50 लाख तक होनी चाहिए, और लोन सेंक्शन की जो डेट है वो 1 अप्रैल 16 से लेके 31 मार्च 17 तक की 16-17 जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें ही आपको लोन सेंक्शन होगी, तो ही आपको 80EE का बेनिफिट मिल सकता है। और आप फर्स्ट हाउस होल्डर ही होने चाहिए। आपका प्रीवियस कोई एक हाउस और कोई हाउस है तो बेनिफिट आपको ये सेक्शन का नहीं मिल पाएगा। एंड 80EE जो है वहाँ पे आपको 1,50,000 तक का आपको इंटरेस्ट, एडिशनल इंटरेस्ट जो 2 लाख है वो तो है ही, ऊपर से और 1.5 लाख का और बेनिफिट मिल सकता है, मगर उसमें स्टैम्प वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी अप टू 45 लाख होनी चाहिए, और लोन सेंक्शन की जो डेट है वो 1 अप्रैल 19 से लेके 31 मार्च 22 तक, अभी जस्ट 21-22 जो ख़त्म हुआ है उस टाइम तक अगर ये पीरियड के दौरान आपने अगर लोन परचेस की लोन सेंक्शन करवाया है तो आप ये सेक्शन का बेनिफिट ले पाएंगे। एंड फर्स्ट हाउस होल्डर ही होने चाहिए। इसमें जो 80EE और 80EE वो दोनों में से आइदर और है, अगर दोनों में से एक आपको बेनिफिट ले लिया तो दूसरा का बेनिफिट आपको नहीं मिल पाएगा। मगर ये भी काफ़ी अच्छा 1,50,000 भी एक बहुत बड़ी अमाउंट है जिसके ऊपर आप इंटरेस्ट पे करके अपना टैक्स सेविंग कर सकते हैं और टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। देन ये लास्ट में जो मैंने बताया था वो हिसाब से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़, जो लोन इंटरेस्ट जो पे करते हो आप, उसमें जो इनकम टैक्स में आपको डिडक्शन मिलता है, तो इनकम टैक्स डिडक्शन में उसका क्या पर्पज़ है वो आपको मैं जस्ट एग्जांपल के तौर पे आप यहाँ पे समझाने जा रहा हूँ। जैसे मेरे एग्जांपल में यहाँ पे आपका इंटरेस्ट का रेट समझो 8% है, और आप 30% स्लैब जो ब्रैकेट है अपना 30% वाला, उसमें आप अगर फॉल करते हो, वो इनकम लेवल पे हो आप, तो फिर यहाँ पे आपको 30% ऑफ 8% मतलब कि होता है 2.4% का डायरेक्टली, क्योंकि आपने इंटरेस्ट पे किया है वो इंटरेस्ट पे करने से आपका टैक्स सेव हो जाता है। और टैक्स सेव होने से क्या होता है कि टैक्स जो सेव होता है उसकी जो वैल्यू है वो 30% है। तो 30% ऑफ 8%, आपने 8 रुपीज़ इंटरेस्ट पे किया, उसमें से 2.4 रुपीज़ अगर आप टैक्स सेव कर लेते हो, तो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट जो बोलते हैं, जो कॉमन जो टैक्सेशन की लैंग्वेज में अगर बोले तो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कितना होगा 8% माइनस 2.4%। तो आपका
जो 8% हम नहीं बोलेंगे इंटरेस्ट रेट, आपको इंटरेस्ट रेट आपका हो जाएगा 5.6%। मतलब मैं यहाँ पे समझाने ये जा रहा हूँ कि अगर ये चीज़ में जो भी लोन है जिसके ऊपर इनकम टैक्स की बेनिफिट मिलती है, तो आपका इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट भी ये रिड्यूस करने में काफ़ी हेल्पफुल रहता है, क्योंकि आपको वो इनकम टैक्स में बेनिफिट मिलता है। अगर नॉर्मल लोन लोगे वहाँ पे आपको कोई इनकम टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलता है, तो उसमें आपको कोई भी 8% डायरेक्टली है तो 8% का रिड्यूस इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट 8% ही रहेगा, मगर टैक्स सेविंग की बेनिफिट के पर्पज़ से आपको ये इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट जो है वो भी कम हो सकता है। तो 5.6% है वो भी आपका, मतलब एग्जाम्पल में, ये एग्जाम्पल में तो वो भी काफ़ी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगा, क्योंकि आपका इंटरेस्ट रेट स्ट्रेट वे 30% से रिड्यूस हो सकता है। और सेकंड इम्पोर्टेंट टिप्स मैं ये बताऊंगा कि हाउसिंग लोन अगर है आज की डेट में इंडिया में आप देखोगे तो हाउसिंग लोन को छोड़ के सारी की सारी लोन है वो उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है वो हायर ही रहता है, और उनका टेन्योर भी रहता है, वो टेन्योर भी कम ही रहता है। जैसे पर्सनल लोन है या बाकी लोन के लिए टेन्योर भी इतना 20 साल 30 साल कंपेयर टू हाउसिंग लोन अगर कंपेयर करो तो उतना टेन्योर नहीं मिल पाएगा। और हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट भी रहता है, वो भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट में बात कर रहा हूँ, वो भी रिड्यूस होता है। और हाउसिंग लोन का बेनिफिट भी मैंने आपको बताया कि प्रिंसिपल रिपेमेंट 80C में बेनिफिट मिलता है, और इंटरेस्ट का आपको एज ए हाउस प्रॉपर्टी लॉस की तरह 2 लाख का बेनिफिट मिलता है। तो आपको मेरे हिसाब से बाकी लोन को छोड़ के हाउसिंग लोन को कंटिन्यू करना चाहिए, और उसको अर्ली रिपेमेंट मतलब पॉसिबल हो तो उतना कम करना चाहिए, या पॉसिबल हो तो नहीं भी करना चाहिए। क्योंकि आप अगर हाउसिंग लोन को इमीडिएटली रिपे कर दोगे, जैसे 5 साल में या 2 साल में या 3 साल में रिपे कर दोगे, और उसके बाद फिर 3 साल बाद आपको कोई और चीज़ के लिए आपको कोई फाइनेंस की रिक्वायरमेंट रहेगी, तब जाके वापस से आप लोन किसी दूसरे पर्पज़ के लिए लोन लेने जाओगे, तब जाके वो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपका हाई ही रहेगा, और वो कंपेयर टू हाउसिंग लोन का जो इंटरेस्ट है उससे तो ज़्यादा ही रहेगा। तो उसमें क्या होगा आपको तो उस केस में मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप अपना हाउसिंग लोन ही कंटिन्यू रखना चाहिए था, और आपको अर्ली रिपेमेंट नहीं करना चाहिए था। क्योंकि अर्ली रिपेमेंट अगर आपने नहीं किया होता तो आपके पास वो फाइनेंस आपका सेविंग होता, और वो फाइनेंस सेविंग को आप जो दूसरे पर्पज़ के लिए जिसके लिए लोन लेने जा रहे हो वो पर्पस में यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो, आपको लोन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये दूसरा जो टिप्स है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जो आपको काफ़ी काम आएगा। तो मेरी ये एडवाइस रहेगी कि हाउसिंग लोन को जितना हो सके आपको अर्ली रिपेमेंट नहीं करना चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और यूज़फुल भी लगा होगा। तो ये वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको रेगुलरली टैक्स सेविंग रिलेटेड and other financial benefit related videos regularly and continuously with full डिटेल मिलेंगे। और अगर आपकी कुछ कमेंट है या आपका कोई सजेशन है तो वो भी कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, तो मैं उसको ज़रूर रिप्लाई करके वो हिसाब से मेरे फ्यूचर जो भी टॉपिक्स है वो उसमें मैं इम्प्रूवमेंट या उसमें वो हिसाब से आपके लिए प्रेजेंट भी कर सकता हूँ। थैंक यू।